अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. In this lecture, we are going to study a topic of chapter number 3, which is friction. So let's start our lecture. So friction. Friction word का मतलब होता है रगड़. तो जब भी दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें एक रगड़ पैदा होती है जिसे आप फ्रिक्शन कहते हैं. फ्रिक्शन जो है ये आपके मोशन को अपोज करती है, रोकती है. तो इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट एंड फोर्स ऑल्सो स्टॉप्स एन ऑब्जेक्ट एंड फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो फोर्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी करती है. अब नेचुरली वो फोर्स जो कि एक ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करती है, रोकती है, उसे आप कहते हैं फ्रिक्शन. सो वी कैन डिफाइन इट एज द फोर्स that opposes the motion of moving objects is called friction. जैसा कि क्या आपने कभी सोचा है कि आप जब एक बॉल को थ्रो करते हैं तो वो बॉल कुछ देर के बाद जाकर रुक जाती है, या फिर आप अगर बाईसाइकिल पर पैडलिंग करना स्टॉप करते हैं तो वो बाईसाइकिल भी कुछ देर के बाद जाकर रुक जाती है. ऐसा क्यों होता है? दैट इज जस्ट ड्यू टू द फ्रिक्शन. बिकॉज फ्रिक्शन जो है वो उस मोशन को अपोज कर रही होती है, रोक रही होती है, तो उसके रिजल्ट में वो ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ देर के बाद जाकर स्टॉप हो जाता है. नाउ हियर इज अ क्वेश्चन कि ये फ्रिक्शन कब कॉज होती है, कब पैदा होती है? जब भी आप किसी भी चीज पर एक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स कि आप किसी भी चीज पर पुशिंग या पुलिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, तब फ्रिक्शन वहां पर कॉज होती है. और ये एक ऐसी फोर्स है जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट होने पर ये उसको अपोज करती है, उसके मोशन को. तो इस तरह से हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कुछ देर बाद जाकर स्टॉप हो जाता है. नाउ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स सच एज द नेचर ऑफ द टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट. लेट्स सपोज कि दो ऑब्जेक्ट जो कि आपस में कांटेक्ट में है और उनमें फ्रिक्शन मौजूद है. अब ये फ्रिक्शन डिपेंड कर रही है उस सरफेस की नेचर पर कि उस सरफेस किस तरह का है. जैसा कि बहुत से सरफेसेस ऐसे होते हैं जो कि बहुत स्मूथ होते हैं और बहुत से सरफेसेस ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत रफ होते हैं. तो जितना सरफेस रफ होगा वहां पर फ्रिक्शन उतनी ज्यादा होगी और जितना सरफेस स्मूथ होगा वहां पर फ्रिक्शन उतनी कम होगी. जैसा कि आप अगर किसी प्लास्टिक या किसी टेबल या कारपेट पर या डिफरेंट कोई भी पॉलिश सरफेस पर अगर आप अपने हैंड को रब करें तो आप ये फील करेंगे कि हर जगह आपका हैंड जो है वो डिफरेंट तरीकों से रब हो रहा होगा. दैट इज जस्ट ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन दीज सरफेसेस. द नेक्स्ट फैक्टर इज द प्रेसिंग फोर्स. वो फोर्स जो कि आप लगा रहे हैं, जो एक्शन फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो प्रेसिंग फोर्स जितनी बढ़ती जाएगी फ्रिक्शन भी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी. लेट्स सपोज कि मेरे ये दो हैंड्स, ये दो ऑब्जेक्ट हैं. अब इन ऑब्जेक्ट्स को जब मैं इस तरह से रब करूंगा तो ये इस तरह से रब हो रहे हैं. अब मैं क्या करता हूं कि अब मैं ज्यादा फोर्स अप्लाई करता हूं तो प्रेसिंग फोर्स जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी वहां पर फ्रिक्शन भी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी. तो फ्रिक्शन डिपेंड कर रही है यहां पे दो चीजों पर. द फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट एंड द सेकंड वन इज द प्रेसिंग फोर्स. तो प्रेसिंग फोर्स जितनी बढ़ती जाएगी तो एक ऑब्जेक्ट के लिए उतना डिफिकल्ट होगा मूव होने के लिए. नाउ अनदर क्वेश्चन दैट व्हाई फ्रिक्शन अपोजेस मोशन. एक फ्रिक्शन जो है वो मोशन को अपोज क्यों करती है? हम नॉर्मली जितनी भी सरफेसेस देख लें तो कुछ सरफेसेस आपको बिल्कुल स्मूथ नजर आती होंगी, लेकिन वो सरफेस भी परफेक्टली स्मूथ नहीं होती. अगर हम उसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर ऑब्जर्व करें तो उस सरफेस में भी कहीं पर पिट्स या बम्प्स मौजूद होंगे जिसकी वजह से वहां पर भी फ्रिक्शन मौजूद होती है. जैसा कि
यहां पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, अब ये दो सरफेस बज़ाहिर बहुत स्मूथ नजर आ रही हैं, लेकिन जब उन्होंने इसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पर ऑब्जर्व किया तो वहां पर उन्होंने देखा कि इनमें कहीं पर पिट्स और बम्प्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से वहां पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो गई। अब वो फ्रिक्शन जो है वो इनके मोशन को अपोज कर रही है और वो इनको मजीद गिरने नहीं दे रही। अब ये जो इन दो सरफेस के दरमियान कांटेक्ट पॉइंट्स हैं, इन कांटेक्ट पॉइंट्स को हम कहते हैं दीज आर कोल्ड वेल्ड्स। सो अब ये जो कोल्ड वेल्ड्स हैं ये एक सरफेस को स्लाइड होने से रोकते हैं, उसको बचाते हैं। तो इस तरह से जब ये रोकते हैं तो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड नहीं होता, वो उसके ऊपर मौजूद रह जाता है, एंड दैट इज जस्ट ड्यू टू द फ्रिक्शन। अब लेट्स सपोज कि आपने ये दो ब्लॉक्स यहां पर प्लेस कर दिए इस तरह से। अगर हम इसके ऊपर मजीद वेट डालते जाएंगे तो क्या होगा कि प्रेसिंग फोर्स बढ़ती जाएगी और अल्टीमेटली वहां पर फ्रिक्शन भी बढ़ती जाएगी। इस तरह से वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड नहीं कर सकेगा। अब हम प्रेसिंग फोर्स जितनी ज्यादा बढ़ाते जाएं, फ्रिक्शन तो वहां पर बढ़ती जाएगी, लेकिन फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है, वो फर्दर उस लिमिट से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती, और फिर उस फ्रिक्शन को हम कहते हैं दैट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन, और उसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको आप Fs से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? दैट इज द प्रेसिंग फोर्स। क्लियर? इस नॉर्मल रिएक्शन को आप R से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि प्रेसिंग फोर्स है। सो द रेशियो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन Fs and the normal reaction R is constant, and this constant is called the coefficient of friction and is represented by mu, and mu is equals to Fs over R. Fs is the force of limiting friction and R is the normal reaction. अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट है जो कि हमने एक दूसरे के ऊपर रख दिया, और वेट जो है वो इक्वल होता है mg के। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि ये R इक्वल है mg के। सो नाउ Fs का फॉर्मूला बन जाएगा म्यू R, और R की जगह मैं प्लेस कर रहा हूं mg। सो Fs इज इक्वल टू म्यू mg। तो ये था फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब अगर हम डेली लाइफ में देखें तो फ्रिक्शन जो है ये कोई नेगेटिव फैक्टर नहीं है। बहुत सी जगहों पर फ्रिक्शन जो है वो हमारे लिए फायदेमंद भी है। जैसा कि अगर ये फ्रिक्शन ना हो तो आप चल भी नहीं सकते, आप गिर जाएंगे। फ्रिक्शन जो है वो आपको स्मूथली एक ग्राउंड पर वॉक करने में हेल्प आउट करती है। इस तरह से जब भी आप किसी पेपर पर लिखते हैं तो लिखने के लिए भी आपको फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो आपका पेन स्लाइड कर जाएगा, वो भी फर्दर उस पर नहीं लिख सकता। इस तरह से आपने देखा होगा कि जो एथलीट्स हैं वो भी स्पेशल शूज का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ग्राउंड पर ग्रिप कर सकें और उनकी फ्रिक्शन वहां पर इतनी ज्यादा हो कि वो भी फॉल ना करें ड्यूरिंग द गेम। सो अब डिफरेंट शूज हैं, ये आपको स्लिपिंग से तो बचा लेते हैं और आप इजीली फास्ट रन कर सकते हैं कि वहां पर फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो। अब इन शूज को आप बाहर कहीं सिंपल यूज के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए डिफरेंट शूज होते हैं जिनकी जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ होती है ताकि आप इजीली वॉक भी कर सकें, क्योंकि ड्यूरिंग फील्ड्स आपको वहां पर भागना होता है, जिसके लिए आपको स्पेशल शूज रिक्वायर्ड होते हैं जो कि वहां पर प्रॉपर ग्रिप कर सकें। लेकिन नॉर्मली हम यूजेज के लिए हम वो शूज इस्तेमाल करते हैं जिनमें लेस फ्रिक्शन हो ताकि आप इजीली मूव भी कर सकें और उनकी सरफेस जो है वो नॉर्मली स्मूथ हुआ करती है। इस तरह से आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब हम किसी गीले सरफेस पर हम वॉक कर रहे हों तो वहां पर आपके स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब कोई भी सरफेस वेट होता है तो उसकी वजह से वहां पर फ्रिक्शन कम हो जाती है और कम होने की वजह से वहां पर रोड जो है वो स्लिपरी हो जाता है, जिसकी वजह से गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो नाउ लेट्स हैव अ स्मॉल क्विज दैट व्हिच शूज ऑफर लेस फ्रिक्शन। तो इनमें से कौन सा शू जो है वो लेस फ्रिक्शन ऑफर करता है? द स्मूथर सरफेस। वो शूज जिसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ है उसकी फ्रिक्शन सबसे कम होती है। Now, which shoes is better for walking on dry track? तो कौन सा शूज जो है वो बेहतर है एक ड्राई ट्रैक पर चलने के लिए?
तो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि ड्राई ट्रैक जो है उसमें ऑलरेडी फ्रिक्शन होगी, क्योंकि वो वेट नहीं है तो वहाँ पर फ्रिक्शन मौजूद होगी, तो वो शूज़ जिसकी सरफेस स्मूथ है वो ड्राई ट्रैक पर चलने के लिए बेहतर है। थर्ड वन, विच शूज़ इज बेटर फॉर जॉगिंग। अब क्योंकि जॉगिंग के लिए आपने भागना है, तो जब आप भागते हैं तो आपके गिरने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको फ्रिक्शन ज़्यादा रिक्वायर्ड है, और ज़्यादा फ्रिक्शन के लिए हमें स्पेशल शूज़ चाहिए होते हैं जिनके नीचे पिट्स और बम्प्स प्रॉपरली बने हुए होते हैं ताकि वो ग्राउंड पे ग्रिप कर सकें और आप फॉल होने से बच जाएं। नाउ द फोर्थ वन, विच शू विल वेयर आउट अर्ली। द स्मूथर वन, क्योंकि स्मूथर वन का जो कंटेक्ट एरिया है वो ग्राउंड के साथ काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो टोटली उसके हर एरिया पर फ्रिक्शन जो है वो कॉज हो रही होगी, तो उसकी वजह से वो जो शूज़ हैं वो जल्दी वेयर आउट हो जाएंगे। सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। नाउ एन अदर क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ ऑल फ्रिक्शन सडनली डिसअपीयर्स। तो फिर क्या होगा अगर सारी की सारी फ्रिक्शन जो है वो अचानक खत्म हो जाए। एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि फ्रिक्शन जो है वो हमें चलने में भी मदद देती है, और फ्रिक्शन है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप लिख भी नहीं सकते। दैट मीन्स कि फ्रिक्शन जो है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब अगर फ्रिक्शन खत्म हो जाती है अचानक से, तो ना तो आप चल सकते हैं ना आप लिख सकते हैं, और चीजें जो हैं वो आपस में कोलैप्स कर जाएंगी, और आप इजीली कोई भी चीज जो है वो दूसरी चीज के ऊपर आप प्लेस भी नहीं कर सकते। So we can write the answer as, if all the friction suddenly disappears, then body cannot move and cannot be turned and even not change its state. We cannot walk without friction. We would keep sliding. We cannot hold anything. We cannot turn a page, and we cannot write with pen. Clear? So इसी टॉपिक के साथ एंड पर एक टेबल में आपको डिफरेंट मटेरियल्स के दरमियान कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यूज गिवन हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू कि जिसमें बहुत से एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। सो लाइक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड वेट रोड इज, ऑप्शंस आर A 0.1, B 0.2, C 0.02 एंड D 0.4। सो टायर और वेट रोड के दरमियान कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? दैट इज 0.2। क्लियर? तो अगर आपने टेबल में वो वैल्यूज याद की होंगी तो आप इजीली इस तरह के एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट इन दिस केस। नाउ अनदर एमसीक्यू, फ्रिक्शन इज ड्यू टू, ऑप्शंस आर A roughness, B shape, C smoothness and D none। तो फ्रिक्शन जो है वो किसकी वजह से होती है? दैट इज ड्यू टू द रफनेस ऑफ द सरफेस। किस एक सरफेस जितनी ज्यादा रफ होगी वहां पर फ्रिक्शन भी उतनी ज्यादा होगी, और एक सरफेस जितनी स्मूथ होगी वहां पर फ्रिक्शन उतनी कम होगी। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट इन दिस केस। नाउ एमसीक्यू नंबर 3, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ग्लास एंड ग्लास। तो दो ग्लास के दरमियान कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? ऑप्शंस आर A 1, B 0.9, C 0.6 एंड D 0.8। सो दो ग्लास के दरमियान कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होती है 0.9। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Another MCQ, coefficient of friction between wood and concrete. Options are A 0.62, B 0.8, C 1 and D 0.9. So wood और कंक्रीट के दरमियान coefficient of friction की वैल्यू क्या होती है? That is 0.62. So option A is correct. Let's have an overview of the lecture. In this lecture, we study about friction and the maximum friction, which is called the force of limiting friction, and the coefficient of friction and the cold welds. So
नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। सो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।